हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। हमने पिछले कुछ वीडियोस में मार्केट को वैल्यू करना सीखा था और हमने ये पता लगाया था कि मार्केट आज महंगी है या सस्ती। हमने अब तक 4 मेथड डिस्कस किए थे। पहला था मार्केट कैप बाय जीडीपी, दूसरा था एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी को ट्रैक करके, तीसरा था रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी की चेक करके और चौथा था पीई रेशियो के थ्रू चेक करके। इन 4 मेथड से हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज सस्ती है या महंगी। और अब चूंकि हमने ये पता लगा लिया है कि मार्केट आज फेयर वैल्यू पर अवेलेबल है, तो अब हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो कहां पर करना है और कितना करना है। मार्केट में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो इक्विटी है। और इक्विटी में इन्वेस्ट आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों के थ्रू कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इक्विटी ही बेस्ट ऑप्शन क्यों है इन्वेस्ट करने का? क्योंकि इक्विटी का रिटर्न अदर इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न से काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इक्विटी को बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। आज का हमारा ये वीडियो म्यूचुअल फंड पे फोकस्ड है, क्योंकि स्टॉक्स की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में पता भी होना चाहिए। अब चूंकि हम एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, तो एक नो नथिंग इन्वेस्टर को अपनी लर्निंग भी करते रहनी चाहिए साथ ही साथ। क्योंकि अगर एक नो नथिंग इन्वेस्टर ये नहीं समझ पाएगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो बाद में अपने फ्यूचर में कोई पॉजिटिव डिसीजन या एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। अब हम आ गए हैं म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में और म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। अब अगर हमें म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा जानकारी अगर गैदर करनी है तो आप इन्वेस्टर कॉर्नर पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारी जानकारी है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स में, कैटेगराइजेशन क्या है म्यूचुअल फंड का, नेट असेट वैल्यू क्या है, मिथ्स क्या है, हिस्ट्री क्या है म्यूचुअल फंड्स की इंडिया में, डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं और टैक्स रिजीम के बारे में भी बताया गया है। इन सब बारे में आप यहाँ पर जाके स्टडी कर सकते हैं और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप इन्वेस्टर सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे इन्वेस्ट करना है, अपनी केवाईसी कैसे करनी है, कैसे पैसा निकालना है, सिप क्या होता है, माइनर्स के बिहाफ पे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है क्लेम के केसेस में, नॉमिनेशंस क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आप कैसे चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल को कैसे रजिस्टर करना है और कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें मेंशन की हुई है काफी अच्छे तरीके से। अगर आप ऑनलाइन सेंटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कैसे की जाए म्यूचुअल फंड में और बाकी सारी चीजें जो भी आपको जानना है। नेक्स्ट, अब म्यूचुअल फंड होता क्या है इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक कलेक्टिव पूल ऑफ मनी होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके अपने पैसे को इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं और म्यूचुअल फंड हाउस के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? वो इसको इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और अन्य मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। आगे ये भी बताया गया है कि किन इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड आइडियल है। ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिनको स्टॉक मार्केट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है या लैक ऑफ स्किल है जिनके पास। उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है जो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं बिना स्टॉक मार्केट में रिसर्च किए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप छोटे अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपनी एक वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर गोल को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के स्कीम्स है वो कितने तरह की होती है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है वो 2 भागों में क्लासिफाई की गई है। पहला है एक्टिव फंड्स और दूसरा है पैसिव फंड्स। यानी कि म्यूचुअल फंड की स्कीम को
एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स में क्लासिफाई किया गया है। एक्टिव फंड्स को एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स भी बोला जाता है। उसका रीजन ये है कि जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली इस फंड को मैनेज करता रहता है। वेयरएज पैसिव फंड्स के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। पैसिव फंड का मतलब होता है कि ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी बेंचमार्क या इंडेक्स को रेप्लिकेट करता हो, जैसे कि निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? एक पैसिव फंड है जिसको हम इंडेक्स फंड भी बोल सकते हैं। अब चूंकि निफ्टी 50 जैसे जैसे ऊपर या नीचे होगा, ये फंड भी वैसे ही ऊपर या नीचे होता रहेगा, क्योंकि फंड मैनेजर ने इंडेक्स फंड को बेंचमार्क से रेप्लिकेट किया हुआ है, सेम उसी प्रोपोर्शन में जैसे कि निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रोपोर्शन है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। इसको आगे थोड़ा और ब्रीफ में समझाया गया है कि एक्टिव फंड जो होते हैं वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, वो उनको मैनेज करते हैं। जो मेन एम होता है वो इंडेक्स के बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना होता है। यानी कि अगर निफ्टी 50 को अगर ये आउट परफॉर्म कर पाए तो ही इस फंड को एक बेटर फंड माना जाएगा, वरना निफ्टी 50 तो अपने आप में ही एक बेंचमार्क है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को रेप्लिकेट कर रहा है। और एक्टिव फंड जो होते हैं वो उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जो फंड मैनेजर्स की पोटेंशियल का फायदा उठाना चाहते हैं कि उसको कुछ ज्यादा नॉलेज है, तो वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न उनको दे सकता है। पैसिव फंड को कौन रखता है? देखो, सबसे बड़ा फायदा जो पैसिव फंड्स का है वो यही है कि इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है जो सेम एज निफ्टी 50 की तरह रिटर्न गेन करना चाहते हैं। अब चूंकि आप डायरेक्टली निफ्टी 50 नहीं खरीद सकते, तो म्यूचुअल फंड ऐसे ही फंड बना देते हैं जो निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड है वो दो तरीके के होते हैं। एक है एक्टिव फंड्स यानी कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, और दूसरा है पैसिव फंड्स जिसको हम इंडेक्स फंड्स भी बोल सकते हैं। तीसरा, अब हम थोड़ा एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझ लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, क्योंकि बिना इसको समझे हुए हमें ये डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है कि किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें। अब देखिए, सभी ऐसी कॉस्ट जो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को रन करने के लिए इनकर की जाती है उसको बोला जाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। और ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का टोटल एक्सपेंस रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, ये कभी भी चेंज हो सकता है। सेबी की रेगुलेशन के अंडर म्यूचुअल फंड्स को परमिट किया गया है कि वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई एक्सपेंस रेशियो देखें तो हमें ये नहीं मानना है कि हमेशा के लिए एक्सपेंस रेशियो यही रहेगा, हमें बीच बीच में उसको चेक भी करना होता है। ऑल राइट, तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, पैसिव फंड में इन्वेस्ट करें या एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अब देखिए, हमने अभी एमपी की वेबसाइट पर क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करता है, वो अपना एक ऐसा फंड बनाता है जो इंडेक्स को बीट कर सके, क्योंकि अगर उनके द्वारा बनाए गए कस्टम म्यूचुअल फंड्स अगर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए तो उनसे कोई म्यूचुअल फंड क्यों खरीदेगा। लोग डायरेक्ट खुद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे म्यूचुअल फंड्स में। और इसीलिए जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सारे पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा या प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो भी होता है उसके द्वारा मैनेज और रन किए जाते हैं। इसके चलते इनका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है इंडेक्स फंड्स के मुकाबले। अब ये कितना ज्यादा होता है ये हम अब देखते हैं। आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन किया है कि एक्सपेंस रेशियो कितना कितना होता है। यहाँ पे आप देखिए कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप जो म्यूचुअल फंड है उसमें एक्सपेंस रेशियो 2.03% है, यानी कि हर साल के एंड में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका 2.03% फंड मैनेजर अपने पास रख लेगा। ये मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ। रेगुलर का मतलब है जो एक्टिवली मैनेज्ड किया जाएगा म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। वहीं अगर मैं डायरेक्ट की बात करता हूं तो डायरेक्ट के केस में ये एक्सपेंस रेशियो 1.11 है। और अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं डायरेक्ट के केस में तो ये 0.06 है, यानी कि नेग्लिजिबल है। और रेगुलर के केस में यही 0.27 है। वहीं अगर मैं HDFC टॉप 100 रेगुलर के बारे में बात करूं तो ये एक्सपेंस रेशियो 1.85 है। और टॉप 100 डायरेक्ट के केस में बात करूं तो ये 1.17 है।
अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, लेकिन नहीं, लॉन्ग टर्म में 1% का एक्सपेंस रेशियो भी आपके पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाल दी है, पीरियड्स मैंने डाल दिए हैं 15 साल, रेट मैंने कंसिडर किया है कि रिटर्न जो मुझे मिलेगा वो 15% मिलेगा एक्सपेंस रेशियो 0.2 कंसीडर करने के बाद। तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी इस इन्वेस्टमेंट की? मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट के केस में, पैसिव फंड के केस में। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो मेरी हो जाएगी, रेट मैंने पकड़ा है 15%, पीरियड्स मैंने पकड़े हैं 15 साल, पीएमटी मेरी 0 है और प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख रुपए जो मैंने लगाए हैं। तो फ्यूचर में मेरे जो ये 10 लाख रुपए हैं वो 15 साल बाद अगर 15% के रेट ऑफ रिटर्न मेरे को मिलता है CAGR, तो ये 10 लाख रुपए 81 लाख रुपए बन जाएंगे। सेम वे केस 2 में कितना बन जाएगा वो मैं यहाँ पे फॉर्मूले को पेस्ट कर दे रहा हूँ। केस 3 में कितना बन जाएगा वो मैंने फिर से फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया है। तो केस 2 में ये बन जाएंगे 79 लाख रुपीस और केस 3 में बन जाएंगे 64 लाख रुपीस के आसपास। अब केस 3 हमने कौन सा पकड़ा है? हमने पकड़ा है एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स का। अब हम केस 1 और केस 3 के बीच का गैप निकालते हैं, तो ये गैप आता है 17,40,000 रुपए का, जो कि एक बहुत ही बड़ा गैप है 15 सालों में। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो ये गैप 17,40,000 रुपए का आ गया है, यानी कि इतना पैसा आपने 15 साल में फंड मैनेजर को दे दिया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 15 सालों में ये अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम समझते हैं कि आज इस फंड की, इस पैसे की वैल्यू क्या है। तो आज इस पैसे की वैल्यू है 7,26,000 रुपये, यानी कि 7,26,000 रुपये अगर आप इतने पैसे को बैंक में जमा करा दें 6% के FD के रेट के हिसाब से, तो 15 साल में ये पैसा 17,40,000 रुपये है जो आपने आज अप फ्रंट दे दिया उसको। हम सोच क्या रहे थे कि ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, जबकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इतना पैसा 17,40,000 रुपये आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ सकती थी अगर आपने इंडेक्स फंड में डायरेक्ट फंड को चूज किया होता। वहीं हम केस 1 वर्सेस केस 2 का कंपेयर करें तो ये डिफरेंस आता है लगभग 2 लाख रुपए का। अब यहाँ पे हमारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने रेट ऑफ रिटर्न को 15% ही क्यों पकड़ा है, हमने इसको ज़्यादा या कम क्यों नहीं पकड़ा। अब देखिए, जब भी इंडस्ट्री बैंक से लोन लेती है तो बैंक उनको 12 से 13% या हो सकता है 14% के रिटर्न पर लोन देती है। तो अगर इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से कम होगा, ध्यान से सुनना, अगर इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से कम होगा तो इंडस्ट्री तो कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स इसलिए कर जाएगी क्योंकि अगर इंडस्ट्री सिर्फ उतना ही कमाएगी जितना कि बैंक का इंटरेस्ट दे सके तो इंडस्ट्री चलाने का फायदा ही नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर जो भी होगा वो इंडस्ट्री बंद कर देगा या अपनी कंपनी को बंद कर देगा। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज़्यादा होना ही चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको एवरेज 15% का रिटर्न कंसीडर किया है। दूसरा रीज़न मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इंडस्ट्री का रिटर्न मैंने 15% से ज़्यादा क्यों नहीं पकड़ा। उसका रीज़न भी यही है कि हमारे देश की जो GDP है वो अगर 8% रियल टर्म में और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद नॉमिनल टर्म में अगर बात करें, अगर वो 15% बढ़ती है लॉन्ग टर्म में, तो निफ्टी का यानी कि इंडेक्स फंड्स का रिटर्न भी उतना ही रहेगा। उससे ज़्यादा इंडेक्स फंड्स का रिटर्न हो नहीं सकता, क्योंकि इंडेक्स फंड जो हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी को मिरर करते हैं। मिरर करने का क्या मतलब है? मिरर करने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश की GDP 15% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री भी 15% से ग्रो कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे देश की इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही है और GDP सिर्फ 15% से ग्रो करेगी, क्योंकि GDP होती क्या है? GDP होती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, और वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करता है? नेचुरली इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। तो इंडस्ट्री का रिटर्न और GDP का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसीलिए जो बेंचमार्क है, जो इंडेक्स फंड्स हैं, उनका रिटर्न भी सेम एज GDP ही रहेगा। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम अपने देश की GDP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब चूंकि हम सबको पहले से ही मालूम है कि आने वाला फ्यूचर हमारे देश का ब्राइट ही होने वाला है, तो क्यों ना हम अपने देश की GDP में ही इन्वेस्ट करके चलें। क्यों हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में अपने फ्यूचर में होने वाली अर्निंग को कम करें। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इंडेक्स फंड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं?
बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, इवन निफ्टी 500 भी फंड आज के तारीख में अवेलेबल है। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि जी हमारा फंड मैनेजर तो निफ्टी के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड मैनेज करता है। अब देखिए, अगर बाय चांस आपके फंड मैनेजर ने निफ्टी के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने वाला फंड बना भी लिया है, तो भी आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एडिशनल वो रिटर्न दे रहा है वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में आपसे वापस भी तो ले रहा है। तो या तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा या फिर बेंचमार्क से यानी कि इंडेक्स फंड से आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो फंड है उसका रिटर्न कम रहेगा। अब आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा फंड मैनेजर ने निफ्टी के फंड के बारे में क्यों नहीं बताया, उसने कोई और फंड ही क्यों सजेस्ट किया? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इंडेक्स फंड का जो कमीशन होता है वो काफी कम होता है एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। दूसरा, अगर हम और आप अपने आप से ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने लग जाएं तो उनकी जॉब जाने का भी खतरा है, क्योंकि जब आप उनसे कोई फंड खरीदेंगे ही नहीं तो म्यूचुअल फंड हाउस रन कैसे करेगा, वो अपना खर्चा कैसे निकालेगा? अब चूंकि फंड मैनेजर को पता है कि हर साल के एंड में आप उसके पास आओगे और अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखोगे और बताओगे कि कैसे उसको मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, तो वो अपनी एक फीस भी आपसे चार्ज ईयरली बेसिस पर करता ही रहता है। तो इससे आपको लॉस क्या हो रहा है? एक तो आप एनुअल चार्जेस दे रहे हो फंड मैनेजर से मिलने का। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप एक्सपेंस रेशियो के रूप में एक बहुत बड़ा पार्ट फंड मैनेजर को दे रहे हो, जिससे कि बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे पड़ रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पैसिव फंड में या एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में। मैंने प्रोज और कॉन्स मोटा मोटा आपको बता दिए हैं। अगर आप मेरा सजेशन जानना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर हमें बेट भी करनी है तो हम अपने देश की इकोनॉमी पे बेट करेंगे कि हमारा देश 15% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी 15% के हिसाब से ग्रो करती ही रहेगी। और बैंक में तो रिटर्न सिर्फ 5 या 6% ही है, तो उसके मुकाबले तो हमारा पोर्टफोलियो काफी बड़ा बन जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, यानी कि कौन से म्यूचुअल फंड हाउस के फंड में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे हमें केवाईसी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब बातों का डिस्कशन करेंगे और कौन सी ऐप के थ्रू हमें इन्वेस्ट करना है ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।